Sandstone is another important sedimentary rock because of its high porosity, or due to this high porosity, it serves as the best reservoir for hydrocarbon. ठीक है, तो सैंडस्टोन को पढ़ना इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और सैंडस्टोन हम देख चुके क्या है कि सैंड साइज पार्टिकल से जो भी रॉक बनती है उसको सैंडस्टोन बोलते हैं। क्लियर है? ओके, नाउ look at this classification of sandstone here. शेल सोर्स रॉक होती है कौशिक, जहां पर बनता है। शेल में पोरोसिटी होती है बट परमिएबिलिटी नहीं होती है, राइट? शेल फाइन पार्टिकल से बनता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द रिजर्वायर रॉक। रिजर्वायर रॉक इज सैंडस्टोन। Shale is a source rock, Kaushik. Don't get confused. It can either serve as a source rock or it can serve as the cap rock. But generally, it is seen that it is serving as a source rock for hydrocarbon generation. Clear है Kaushik? High porosity shale में भी होती है, no doubt, but there is no permeability. So ऐसा रिजर्वायर हम नहीं रख सकते, राइट? We need permeability also so that oil can migrate. Aquiclude एक्चुअली शेल से, मतलब शेल और सैंड के मिक्सचर से बन सकता है, राइट? देखो, एक्वीफर बनाते हैं सैंडस्टोन, ठीक है, क्योंकि उनकी पोरोसिटी ज्यादा होती है। फिर सैंड और शेल का मिक्सचर बनाता है एक्विटार्ड, और हाँ, एक्विक्लूड क्लेई पार्टिकल्स बनाते हैं विच इज शेल। यस, शेल कैन एक्ट एज एक्विक्लूड, राइट शीतल? और फिर आते हैं एक्वीफ्यूज, राइट, जो ट्रांसमिट भी नहीं करते हैं वाटर एंड दे डू नॉट ट्रांसमिट और डू नॉट यील्ड वाटर, राइट? वैसे हार्ड रॉक्स बनाते हैं एक्वीफ्यूज, राइट? क्लियर है? ये चीज पढ़ी थी हमने। हार्ड रॉक जैसे ग्रेनाइट हो गया, बसॉल्ट हो गया, तो वो बनाते हैं एक्वीफ्यूज। क्लियर है? तो सैंडस्टोन आर द बेस्ट रिजर्वायर, इसीलिए वो एक्वीफर भी बनाते हैं एंड हाइड्रोकार्बन रिजर्वायर्स की तरह भी एक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट चीज है इसका क्लासिफिकेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आपके। देखो, नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस ट्राइंगल, दिस फ्रंट फेस। देख पा रहे हैं ट्राइंगल आप लोग? ठीक है, इसके 3 वर्टिसेस है। पहला वर्टिस जो ये है, यहाँ पर प्रेजेंट है क्वार्ट्ज, ये है फेल्डस्पार, और ये है रॉक फ्रेगमेंट्स और लिथिक फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो ये ट्राइंगुलर प्लॉट हमने कल पढ़ना सीखा था कैसे होता है कि कोऑर्डिनेट्स पे 100% होता है। सो दिस इज 100% क्वार्ट्ज, 100% फेल्डस्पार एंड 100% रॉक फ्रेगमेंट्स। ओके, नाउ you draw 2 lines here which are at 25%. now this 25% is with respect to feldspar. ये चीज समझ रहे हैं? क्वार्ट्स के रेस्पेक्ट में नहीं है, क्योंकि क्वार्ट्स तो यहाँ पर 75% होगा ना, क्योंकि जितना पास क्वार्ट्स के होंगे उतना ज्यादा होगा। सो दिस इज 25% फेल्डस्पार एंड दिस इज 5% फेल्डस्पार यहाँ पर। ठीक है, ये चीज दिख रही है? यू गाइस कैन चेंज योर व्यू टू फुल मोड, राइट, फुल स्क्रीन, सो दैट यू कैन सी इट इन द बिगर पिक्चर। क्लियर है? तो ये 2 लाइंस यहाँ ड्रॉ करते हैं, एक मिडिल से ड्रॉ करते हैं विच इज 50% ऑफ बोथ फेल्डस्पार एंड रॉक फ्रेगमेंट्स। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज ड्रॉन। तो ऐसे ही बनाया जाता है, ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। क्लियर है? नाउ हैविंग ड्रॉन दिस, वी आर लेफ्ट विथ फ्यू सेगमेंट्स। तो जो सबसे पहले ऊपर छोटा फ्रेगमेंट, ये जो सेगमेंट आपको दिख रहा है, सॉरी, ये रॉक में क्या है कॉम्पोजिशन अगर आप देखें तो इसमें है लेस देन 5% फेल्डस्पार एंड मोर देन 90-95% क्वार्ट्ज। इस तरह की रॉक को बोलते हैं क्वार्ट्ज एरेनाइट। ठीक है, ये आप लिखते चलिएगा साथ में। इस तरह की रॉक को क्वार्ट्ज एरेनाइट बोलते हैं, या इसका सिनोनिम भी है ऑर्थो क्वार्ट्जाइट। ठीक है, क्वार्ट्जाइट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, so don't get confused with it, but ortho quartzite is quartz arenite। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद 5% से 25% के बीच अगर फेल्डस्पार है तो वैसी रॉक को बोलते हैं सब आर्कोज, और अगर 25% से ज्यादा फेल्डस्पार है तो उसको बोलते हैं आर्कोज, और अगर बहुत ज्यादा फेल्डस्पार है, नियर 90-95%, तो उसको बोलते हैं आर्कोजिक एरेनाइट। ठीक है, द सेम, ये जो हाफ ट्राइंगल है इसके इधर भी सेम स्टोरी है। अगर 25% से कम
रॉक फ्रेगमेंट्स है तो उसको बोलते हैं सब लिथिक एरेनाइट। अगर 25% से ज्यादा रॉक फ्रेगमेंट्स है तो उसको बोलते हैं लिथिक एरेनाइट। क्लियर है ये चीज? समझ आया आपको फ्रंट फेस? समझ आया कौशिक, शीतल? नहीं, क्वार्ट्ज ज्यादा तो क्वार्ट्ज एरेनाइट सुना है। आर्कोज हम फेल्सपार के लिए यूज करते हैं। यू सी 25% से ज्यादा है ना आर्कोज, फेल्सपार यहाँ पे। अगर आप यहाँ इस तरह मूव करेंगे तो फेल्सपार इज इंक्रीजिंग, राइट सुना है? तो आर्कोज हम फेल्सपार के लिए यूज करते हैं। और एरेनाइट्स तो बेसिकली हम सारी रॉक्स के लिए यूज करते हैं जो इस ट्राइंगल पे है। एरेनाइट का मैं बताता हूँ कब एरेनाइट यूज करते हैं। अभी आप आर्कोज और सब आर्कोज समझे। आर्कोज इज डिफाइंड एज अ रॉक, अ सैंडस्टोन having 25%, more than 25% feldspar is arkose. A sandstone containing 5 to 25% feldspar is subarkose. ठीक है? And a rock containing less than 5% feldspar is quartz arenite. क्लियर है ये चीज? समझ आई? सिमिलरली 25% से ज्यादा लिथिक फ्रेगमेंट्स है तो उसको लिथिक एरेनाइट बोलेंगे। 5 और 25% के बीच में अगर लिथिक फ्रेगमेंट्स है तो सब लिथिक एरेनाइट बोलेंगे। और अगेन 5% से कम है तो फिर वो क्वार्ट्ज एरेनाइट हो जाएगा, मतलब उसमें क्वार्ट्ज सबसे ज्यादा है। ये चीज क्लियर है? अब आप ये वाला एक्सेस देखें, ये 3D में है, ठीक है? मतलब अगर ये फ्रंट फेस है तो इसके पीछे है। पीछे क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पर हम परसेंटेज मैट्रिक्स शो करना चाहते थे, ठीक है? तो ये जो हमने फ्रंट फेस की बात करी, ये 0% मैट्रिक्स में है, या 0 या बहुत कम, मतलब अगर 15% से कम मैट्रिक्स है किसी रॉक में, ठीक है, तो वैसी रॉक को एरेनाइट बोलते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, एनी रॉक हैविंग लेस देन 15% मैट्रिक्स। देखो एक रॉक में हमने क्या देखा था, क्या क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं, पोरोसिटी होती है और ग्रेन्स होते हैं, राइट? तो मैट्रिक्स जिसमें कम होता है और फ्रेगमेंट्स ज्यादा होते हैं, मतलब क्लास ज्यादा होते हैं, वैसी रॉक्स को एरेनाइट्स बोलते हैं। ठीक है? अगर 15% से 75% के बीच में मैट्रिक्स है तो वैसी रॉक्स को वैके बोलते हैं, वैकेज। और अगर 75% से ज्यादा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब क्ले कंटेंट, स्मॉलर साइज पार्टिकल, तो वो रॉक मड रॉक हो जाती है। मतलब उसमें फिर डोमिनेटिंग फीचर मैट्रिक्स हो जाता है, क्लास्ट नहीं बचता है, राइट? ये चीज आपको समझना है। क्लियर है अभी तक? सेंट्रल क्लासिफिकेशन अभी तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो वापस रिपीट कर दूंगा मैं। जस्ट लेट मी नो प्लीज। सोनय, कौशिक, शीतल, दीपक, सभी लोग क्लियर है ये चीज अभी तक? ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझिए आप, किस तरह से किस रॉक को डिफाइन किया गया है। एरेनाइट क्लियर है, राइट? एरेनाइट ऐसी रॉक को बोलते हैं जिसमें 15% से मैट्रिक्स कम हो। चलो, अब अगर हम 15% मैट्रिक्स पे खड़े हैं और उससे बाद की बात करें तो दिस विल फॉलो, दिस ट्राइंगल विल फॉलो। तो सिमिलरली जहां क्वार्ट्ज एरेनाइट था वहां क्वार्ट्ज वैके आ जाएगा, राइट? क्वार्ट्ज वैके का मतलब क्या है? वैके का मतलब तो ये है कि उसमें 15% से ज्यादा मैट्रिक्स है। और क्वार्ट्ज वैके बोल रहा है मतलब उसमें 90-95% से ज्यादा क्वार्ट्ज है। जैसे क्वार्ट्ज एरेनाइट डिफाइन किया था वैसे क्वार्ट्ज वैके होता है, आर्कोजिक वैके होता है, और फेल्सपेथिक ग्रे वैके होता है। ठीक है? ऐसे लिथिक वैके, सब लिथिक वैके। वैके का मतलब यह है कि मैट्रिक्स परसेंट ज्यादा है 15% से। क्लियर है? सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सैंडस्टोन। दिस वाज प्रपोज्ड बाय फॉक। फॉक एक सेडिमेंटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है? क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े। चलो, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम सैंडस्टोन मैच्योरिटी। देखो, मैच्योरिटी सैंडस्टोन की हमें क्या बताती है? अगेन ट्रांसपोर्टेशन हिस्ट्री के बारे में। ठीक है? what has happened to a sandstone while it was depositing, while it was transporting, tells a lot about its maturity. क्लियर है? तो टेक्सचर्स हम देखते हैं, राइट? इसके लिए
अगर टेक्सचर से भी कुछ चीजें क्लियर नहीं होती देन विल गो फॉर द मेच्योरिटी, राइट, क्योंकि वो टेक्सचर्स मेच्योरिटी को भी डिफाइन करेंगे. सो देर इज टू काइंड ऑफ मेच्योरिटी, वन इज टेक्सचरल, अनदर वन इज कंपोजिशनल. ठीक है, तो टेक्सचरल मेच्योरिटी मेनली तीन चीजों पे डिपेंड करती है. फर्स्ट इज इट्स मैट्रिक्स और क्ले कंटेंट, नेक्स्ट इज इट्स सॉर्टिंग, थर्ड वन इज द राउंडनेस. यही टेक्सचर्स हमने पढ़े थे, सॉर्टिंग, राउंडनेस, ये सब. ठीक है, तो इसी के अमाउंट पे डिपेंड करती है टेक्सचुरल मेच्योरिटी. अब एक बात बताएंगे आप, जो रॉक ज्यादा ट्रांसपोर्ट हुई है वो वेल सॉर्टेड होगी या पुअरली सॉर्टेड होगी? वेल सॉर्टेड होगी, वेल सॉर्टेड होगी, राइट. तो सॉर्टिंग के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मेच्योरिटी. ये चीज आप लिख लीजिएगा, मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा के, ताकि याद करने में आसानी हो. राउंडनेस का आप बताएंगे, ज्यादा ट्रांसपोर्टेड ग्रेन राउंड होगा या लेस ट्रांसपोर्टेड? ज्यादा मैच्योर या ज्यादा ट्रांसपोर्टेड? मोर, राइट. मोर ट्रांसपोर्टेशन मींस मोर राउंडनेस, या वाइस वर्सा. तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. और मैट्रिक्स कंटेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली. किसी रॉक में अगर मैट्रिक्स या क्ले कंटेंट ज्यादा है तो वो मैच्योर है या इमेच्योर है? अगर मैट्रिक्स कंटेंट ज्यादा है तो वो मैच्योर है, ऐसा बोल रहे, सुना है आप? नहीं सुना है आप, सही से सोचिए. देखो, मैट्रिक्स और क्ले कंटेंट अगर किसी रॉक में ज्यादा है तो वो बेसिकली ज्यादा ट्रेवल नहीं किया है ना, क्योंकि वाइल अ रॉक ट्रेवल्स और इट ट्रांसपोर्ट्स इट गेट्स अब्रेडेड, राइट, इट गेट्स इरोडेड. तो जब इरोजन होगा या अब्रेशन होगा तो जो लेस कॉम्पिटेंट या जो सॉफ्ट पार्ट है वो पहले इरोड होगा. और क्ले कंटेंट वी नो दैट इट्स फाइन पार्टिकल्स, इट्स लेस कॉम्पिटेंट. तो ये तो निकल जाएगा ना मेच्योर रॉक में. मेच्योर रॉक अगर हमें मिल रही है तो उसमें मैट्रिक्स कंटेंट कम होगा, राइट. जो जो पावरफुल होगा, जो स्ट्रॉन्ग चीजें होंगी वो बचेंगी, जो कॉम्पिटेंट चीजें होंगी. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये. कौशिक, यू आर राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, तो आप ये तीनों चीजें लिख लें. ठीक है, याद करने में आसानी होगी. एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, इसका आंसर बताएं आप. अ वेल सॉर्टेड, वेल राउंडेड, विद नो मैट्रिक्स, मैच्योर्ड रॉक होगी या इमेच्योर्ड सैंडस्टोन होगी? मैच्योर्ड. ऑफ कोर्स मैच्योर्ड होगी, क्योंकि अभी हमने देखा वेल सॉर्टेड है मतलब मैच्योर्ड होगा, वेल राउंडेड है, और नो मैट्रिक्स मतलब सारा मैट्रिक्स निकल चुका है इरोजन की वजह से. सो इट बिकम्स अ मैच्योर्ड सैंडस्टोन. क्लियर? इमेच्योर नहीं होगा. क्लियर टेक्सचरल मैच्योरिटी. अब देखते हैं कॉम्पोजिशनल मैच्योरिटी. ये फिगर आपके स्क्रीन पे भी ऐसे ओवरलैप कर रहा है क्या? आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग इन दिस. इट्स ओके. देखो, कॉम्पोजिशनल मैच्योरिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है. पहला इज फेल्डस्पार कंटेंट, दूसरा इज रॉक फ्रेगमेंट कंटेंट. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप ये फिगर देख पा रहे हैं. अगर मैं नीचे से ऊपर जाता हूँ तो इसका मतलब क्या है? फेल्डस्पार और लिथिक फ्रेगमेंट कंटेंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इफ आई एम मूविंग अपवर्ड्स इन दिस डायग्राम, फेल्डस्पार लिथिक कंटेंट डिक्रीज हो रहा है, राइट. क्लियर है? योर राइट सुना है कौशिक, शीतल. इज इट डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग, राइट, बिकॉज हम इन वर्टिसेस से अवे जाते हैं तो कम होता है कोई भी चीज. तो कम हो रहा है का मतलब यह है कि वो मेच्योर है सैंडस्टोन. क्यों है? क्योंकि अगेन दिस इज द सेम रीजन फॉर क्ले कंटेंट. क्योंकि रॉक फ्रेगमेंट्स और फेल्डस्पार कंटेंट विद रेस्पेक्ट टू क्वार्ट्ज आर लेस कॉम्पिटेंट. तो जब रॉक ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगी, ज्यादा ट्रेवल करेगी, सो इट विल गेट इरोडेड, राइट. सो मीन वाइल उसके लेस कॉम्पिटेंट components which are feldspar and rock fragments, lithic fragments will get eroded और finally हमको quartz कंटेंट उसमें ज्यादा मिलेगा. तो अगेन मैच्योर कॉम्पोजिशनल मैच्योरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई फेल्डस्पार के और रॉक फ्रेगमेंट्स के. क्लियर है ये चीज?
तो इंक्रीजिंग मिनरोलॉजिकल और कंपोजिशनल मैच्योरिटी बोल सकता हूँ मैं, इफ फेल्डस्पार एंड लिथी फ्रेगमेंट्स आर डिक्रीजिंग। और यहाँ पर मैं इंक्रीजिंग टेक्सचुअल मैच्योरिटी बोल सकता हूँ। यहाँ इंक्रीजिंग टेक्सचुअल मैच्योरिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यू सी ये वाला जो एक्सिस है इस पे हम क्या दिखाते हैं, मैट्रिक्स कंटेंट। वापस बताता हूँ क्वेश्चन, एक बार ये सुन लो। देखो इंक्रीजिंग मैच्योरिटी बोल रहे हैं हम इस डायरेक्शन में, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस एक्सिस पे हम बोलते हैं क्ले कंटेंट, राइट। और अगर क्ले कंटेंट डिक्रीज होगा तो वही हमने डिफाइन किया था कि मैच्योरिटी इंक्रीज होगी, देवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो इस डायरेक्शन में टेक्सचुअल मैच्योरिटी इंक्रीजेस और इस डायरेक्शन में कॉम्पोजिशनल और मिनरोलॉजिकल मैच्योरिटी इंक्रीजेस। क्लियर है? एक बार ब्रीफली वापस बता देता हूँ। दो तरीके की मैच्योरिटी होती है सैंडस्टोन में, टेक्सचुरल और कॉम्पोजिशनल। मैच्योरिटी क्या डिफाइन करती है? उसके ट्रांसपोर्टेशन हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, उसके डिपोजिशन हिस्ट्री के बारे में, काफी चीजों के बारे में कि किस तरह से उसका डिपोजिशन हुआ होगा, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा, राइट। तो टेक्सचुअल मैच्योरिटी तीन चीजों पर डिपेंड करती है। पहला तो मैट्रिक्स और क्ले कंटेंट, दूसरा सॉर्टिंग, तीसरा राउंडनेस। यही टेक्सचुरल एलिमेंट्स हैं उसमें किसी भी सैंडस्टोन में, राइट। अब एक बात बताओ, जो चीज ज्यादा ट्रांसपोर्ट हुई होगी वो ज्यादा राउंड होगी बिकॉज ऑफ द अब्रेशन, और वो ज्यादा सॉर्टेड होगी क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन हेवियर पार्टिकल्स विल गेट सॉर्टेड फर्स्ट, देन फाइनर पार्टिकल्स विल बी सॉर्टेड लेटर, सो सॉर्टिंग भी अच्छी होगी। बट मैट्रिक्स और क्ले कंटेंट उसमें कम होगा, जो मैच्योर होगा या जो ज्यादा ट्रांसपोर्ट करेगा। व्हाई? बिकॉज these are soft parts, these are less competent parts, and while traveling, while transportation, they will get eroded away, राइट। तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है टेक्सचुअल मैच्योरिटी? तो एक मैच्योर सैंडस्टोन क्या होगा? वेल सॉर्टेड, वेल राउंडेड, विद नो मैट्रिक्स विल बी अ मैच्योर सैंडस्टोन। क्लियर है कौशिक ये? अब कंपोजिशनल या मिनरोलॉजिकल मैच्योरिटी समझो। ये डिपेंड करता है फेल्डस्पार कंटेंट और लिथिक फ्रैगमेंट्स कंटेंट पे, ठीक है। देखो सैंडस्टोन में यही तीन चार चीजें होती है, तो इन्हीं पर डिपेंड करेगी उसकी मैच्योरिटी। फेल्ट मेन चीजें क्या है? फेल्डस्पार, लिथिक फ्रैगमेंट्स और क्वार्ट्ज है एक सैंडस्टोन में। तो इन्हीं का कॉम्पोजिशन डिसाइड करेगा उसकी मैच्योरिटी, कॉम्पोजिशनल मैच्योरिटी, राइट। तो अब एक बात बताओ, क्वार्ट्ज के रेस्पेक्ट में फेल्डस्पार और लिथिक फ्रैगमेंट्स लेस कॉम्पिटेंट है क्वार्ट्ज के रेस्पेक्ट में। तो जब ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा तो फेल्डस्पार और लिथिक फ्रैगमेंट्स इरोड होते चले जाएंगे ना, लास्ट में क्वार्ट्ज बचेगा जो कि काफी कॉम्पिटेंट है, हार्ड रॉक है, मतलब हार्ड पार्ट है। तो इस केस में इंक्रीजिंग मैच्योरिटी goes upward और टेक्सचुअल मैच्योरिटी इज दिस वे, बिकॉज ये एक्सिस क्ले कंटेंट डिफाइन करता है। क्लियर है कौशिक? ये चीज ध्यान में रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। चलो ये फिगर एक बार वापस देखें, टेक्सचुअल मैच्योरिटी के लिए ये है। देखो ये यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है रॉक फॉर्मेशन का या ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। इस एक्सिस पर है इनपुट, टोटल इनपुट और मॉडिफाइंग काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो एनर्जी इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्टेशन में, और वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है। तो जो यहाँ पर होगा वो बिल्कुल इमेच्योर कंडीशन में होगा, राइट, जो बिल्कुल स्टार्ट होने के टाइम पर है प्रोसेस। क्लियर है? अब यहाँ से जब एनर्जी इंक्रीज करना शुरू होगी तो क्या होगा? और देखो जब इमेच्योर होगा तो उसमें क्ले सबसे ज्यादा होगा, ये चीज हमने देखा। ग्रेन सॉर्टेड नहीं होंगे और ग्रेन राउंडेड नहीं होंगे, ये तीन चीजें होंगी टेक्सचुअल मैच्योरिटी के लिए। अब जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होगा, प्रोसेस आगे बढ़ेगा, तो क्ले रिमूव होना शुरू होगा, सॉर्टिंग भी इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है, और राउंडनेस भी बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो फाइनली वो एक सब मैच्योर स्टेट में आएगा। नहीं ये हुलस्ट्रॉम डायग्राम नहीं है, सुना है? हुलस्ट्रॉम डायग्राम वेलोसिटी और ग्रेन साइज को रिलेट करता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये हुलस्ट्रॉम डायग्राम नहीं है, वो भी पढ़ेंगे हम, बाद में पढ़ेंगे वो, ठीक है। ये जस्ट टेक्सचुअल मैच्योरिटी के लिए दिखा रहा है, ठीक है। तो एक सब मैच्योर स्टेट में आ जाएगा रॉक, जहां पर क्या होगा? क्ले कंटेंट कम होगा, सॉर्टिंग थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी और राउंडनेस थोड़ी बढ़ने लगेगी। फिर एक मैच्योर स्टेज आएगा जब और एनर्जी बढ़ा देंगे, जिसमें क्या हो जाएगा? बहुत कम क्ले या बिल्कुल क्ले नहीं होगा। तो एक चीज तो हो गई, ग्रेन्स अब सॉर्टेड होने लगेंगे और राउंड भी होने लगेंगे। और फाइनली जब प्रोसेस खत्म होने लगेगा तो रॉक सुपर मैच्योर हो जाएगी, जिसमें बिल्कुल क्ले नहीं बचेगा, बिल्कुल राउंडेड और सॉर्टिंग हो जाएगी। क्लियर है? तो ये वाला जो प्रोसेस, ये जो इंटरमीडिएट स्टेप्स है, ये क्या है?
यहाँ पर प्रोसेस लार्जली कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पर जाके प्रोसेस पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब उसमें कुछ बचा नहीं, क्ले बचा नहीं, तो फाइनली कुछ इरोड होगा नहीं। तो इस तरीके से टेक्सचुरल मैच्योरिटी प्रोसीड्स। क्लियर है सभी को? कौशिक, शोनय, शीतल, दीपक, क्लियर है क्या सभी लोगों को? कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? कंपोजिशनल में क्या होता है, टेक्सचुरल में क्या होता है? देखो, टेक्सचुरल की बात होती है तो टेक्सचर्स को माइंड में रखना कि क्या क्या टेक्सचर्स होते हैं सेडिमेंट्री रॉक में, और वो याद रखने के लिए हमने बोला था सॉर्टिंग होता है, पैकिंग होता है, roundness होता है, angularity, all these things, those are textures. So of course they will guide the textural maturity. Or compositional maturity will be guided by the composition of sedimentary rock or sandstone, which is nothing but quartz, feldspar and rock fragments. So this will make things easier for you. Clear है? चलो, अब ये स्टार्टिंग में मैंने जब सेडिमेंट्री साइकिल पढ़ा रहा था आपको, ठीक है, तब मैंने एक फिगर दिखाया था, एक बार वापस देखते हैं उसको। यहाँ पर देखिए, ये सर्कल देखा था हमने जो बता रहा है लिथिफिकेशन डायजेनेसिस। इसमें क्या होता है, कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, ये प्रोसेसेस अब हम डीपली पढ़ते हैं, एंड दीज आर नॉट ओनली दीज थ्री, देर आर इन टोटल 7 आई गेस। यस, दीज आर 7। तो डायजेनेसिस जब होता है सैंडस्टोन का और कॉमनली किसी सेडिमेंट्री रॉक का भी, तो ऑल दीज प्रोसेसेस टेक प्लेस, ठीक है, एंड दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। तो डायजेनेसिस, पहली चीज तो समझो क्या होता है। डायजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंजेस ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। किसी भी रॉक में टेम्परेचर प्रेशर की वजह से जो चेंजेस होते हैं वो डायजेनेसिस के अंदर आते हैं। डायजेनेसिस बेसिकली लो टेम्परेचर होता है। देखो, मेटामॉर्फिज्म आपको पता है क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म भी टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो चेंजेस आते हैं रॉक में उसी को बोलते हैं। बट डायजेनेसिस और मेटामॉर्फिज्म में डिफरेंस क्या है कि मेटामॉर्फिज्म काफी हाई टेम्परेचर पे रोल प्ले करता है, वाइल डायजेनेसिस जो होता है उससे कम टेम्परेचर पे रोल प्ले करता है, राइट। मतलब डायजेनेसिस गिव्स वे टू द मेटामॉर्फिज्म। तो डायजेनेसिस होता है सैंडस्टोन का, तब जाके फाइनल रॉक मिलता है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इसमें? कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है। कॉम्पैक्शन में क्या होता है कि ड्यू टू ओवरबर्डन, जो भी फ्लूइड्स हैं पोरोसिटी में या पोर्स में, वो बाहर निकलते हैं, राइट, दे विल एस्केप आउट और पोरोसिटी डिक्रीज होगी। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है डायजेनेसिस का, जिसमें ड्यू टू द वेट ऑफ ओवरलाइंग सेडिमेंट रिडक्शन ऑफ पोरोसिटी टेक्स प्लेस एंड फोर्सिंग द ग्रेन्स क्लोजर टुगेदर, राइट। तो जो भी ग्रेन्स है वो पास में आएंगे, कॉम्पैक्शन होगा, पैकिंग अच्छी होगी, राइट। सो दैट इज कॉम्पैक्शन। नेक्स्ट आता है रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जो मिनरल्स हैं वो डिसॉल्व और रिफॉर्म होते हैं, राइट। तो रिक्रिस्टलाइजेशन में ये भी अगेन ड्यू टू चेंजेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर है। क्या होता है कि मिनरल्स डिसॉल्व और रिफॉर्म होते हैं, और उसकी वजह से उनका जो क्रिस्टल लैटिस है उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है रिक्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी डिसॉल्व, कोई भी मिनरल जो होता है वो अंडर प्रेशर डिसॉल्व हो जाए तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। एक कॉमन फेनोमेना होता है प्रेशर सॉल्यूशन। ये हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में ही पढ़ेंगे वापस, और शायद हमने ये पहले भी पढ़ा है। प्रेशर सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली, जब भी किसी रॉक पे प्रेशर लगता है, राइट, तो वो रीओरिएंट करने की कोशिश करता है। जो पार्ट रीओरिएंट होके कहीं और चला जाए या अपने आप को उस प्रेशर को झेल ले, वो बच जाते हैं, अदर गेट डिसॉल्व, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन या प्रेशर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग मिनरल मैटर। क्लियर है? जैसे कि कार्बोनेट रॉक्स होती है, हमने देखा है वो डिसॉल्व हो जाती है थोड़े से भी एसिडिक वाटर में, तो वो होता है एक सॉल्यूशन पार्ट, ये भी होता है। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट फिनोमेना टू प्रोवाइड द सीमेंट फॉर अ सेडिमेंट्री रॉक, राइट। हाउ इट इज प्रोवाइडिंग अस सीमेंट? देखो, वाटर है, उसमें ऑलरेडी कुछ मिनरल्स हैं, प्लस वो कुछ कुछ मिनरल जैसे कैल्साइट है, अगर उसको डिसॉल्व कर लेगा तो कैल्साइट उसमें आ जाएगा, राइट। अब क्या होगा, जब वो वाटर कहीं से पास करेगा, रॉक के थ्रू कहीं से पास करेगा, तो दैट विल प्रेसिपिटेट इट्स मिनरल्स और इट्स डिसॉल्व्ड मैटर इनटू दैट
रॉक, और फिर वो डिजॉल्व मिनरल या कैल्साइट जो है विल एक्ट एज अ सीमेंट विच विल बाइंड द ग्रेन्स टुगेदर, राइट। तो आप ये देख पा रहे हैं ऑल दीज processes are going hand in hand. The solution will provide the cement for rock, and most common cements are quartz, calcite, clay minerals, and hematite. There are others as well, but these are most common जो कि पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई, सीमेंटेशन एक चीज हो गई, राइट। अभी नेक्स्ट चीज क्या है, ऑर्थोजेनेसिस। ऑर्थोजेनेसिस में क्या होता है कि नए मिनरल क्रिस्टलाइज होते हैं रॉक में ड्यूरिंग डायजेनेसिस, ठीक है। मतलब ऑर्थियोजेनेसिस इज व्हेन न्यू मिनरल्स आर क्रिस्टलाइज्ड इन द सेडिमेंट और रॉक ड्यूरिंग डायजेनेसिस। ये नए मिनरल जो है ये कोई रिएक्शन से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। देखो जब रॉक का डायजेनेसिस हो रहा है, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड, राइट। तो कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से हो सकता है नया मिनरल बन जाए, या ऑलरेडी प्रेजेंट कोई रॉक या सेडिमेंट है तो उसमें कोई रिवर्किंग हो जाए या उसमें कोई रिएक्शन हो जाए तो उसकी वजह से नया मिनरल बन जाए। तो बेसिकली impurity बोल सकते हैं, yes, impurity is basically a foreign particle getting incorporated in a sedimentary rock during diagenesis only, that is basically orthogenesis, ठीक है कौशिक। तो ये प्रोसेसेस भी हो सकता है। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में क्या होता है, इट अकर्स व्हेन अ न्यूली फाउंड मिनरल रिप्लेसेस अ प्री एग्जिस्टिंग मिनरल। नाउ सी ऑर्थियोजेनेसिस हुआ, कोई फॉरेन पार्टिकल आया या इम्प्योरिटी आई मिनरल में, रॉक में। अब वो इम्प्योरिटी या वो फॉरेन पार्टिकल कोई प्री एग्जिस्टिंग पार्टिकल को हो सकता है रिप्लेस कर दे, सो दैट विल काउंट फॉर रिप्लेसमेंट, क्लियर है। सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर पॉसिबल while forming a sedimentary rock or particularly sandstone, clear है। लास्ट प्रोसेस आता है which is a biological activity known as bioturbation। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकता है। ओके, सुना है मेटामॉर्फिज्म एक ब्रॉड प्रोसेस है, ठीक है, which incorporates the changes in a rock due to changes in temperature and pressure। ऑर्थियोजेनेसिस एक उसका सब पार्ट है जिसमें न्यू मिनरल्स आर क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है। प्लस ऑर्थियोजेनेसिस लोअर टेम्परेचर पे होता है, मेटामॉर्फिज्म इज टेकिंग प्लेस एट हायर टेम्परेचर्स, राइट। तो ऑर्थियोजेनेसिस बेसिकली एक, हाँ, टीएनपी, टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो एक अलग प्रोसेस है। ऑर्थियोजेनेसिस मेटामॉर्फिज्म में भी हो सकता है, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन जिसको बोलते हैं, राइट। तो ऑर्थियोजेनेसिस वहां भी हो सकता है, बट दे आर डिफरेंट इन देयर सेंस, क्लियर है, सुना है। मेटासोमेटिज्म भी एक अलग पर्टिकुलर प्रोसेस है, सुना है। मेटासोमेटिज्म फ्लूइड्स की वजह से होता है, राइट, हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स की वजह से। सो ऑल दीज नेम्स आर पर्टिकुलर इन देयर ओन सेंस, राइट, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन ईच ऑफ देम, क्लियर है, सुना है। एग्जैक्टली हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स की वजह से मेटासोमेटिज्म होता है। Yes, there are allogenic sediments and orthogenic sediments, right, क्लियर है। बायोजेनिक, सॉरी, बायोटर्बेशन क्लियर है। बायोटर्बेशन क्या होता है, these are burrowing or boring by organism, मतलब there are living organisms, right, so which can also alter the sandstone while formation, while its diagenesis। diagenesis एक process है, उसी के दौरान अगर कुछ living organisms उसमें कुछ alteration करते थे तो that will also get incorporated in the sedimentary rock। और जो possible bioturbation processes है which are burrowing and boring। burrowing and boring पता है आपको, मतलब बरोइंग बिल होता है, याद है आपको, मतलब जैसे काफी जानवर अपने बिल बनाते हैं, दैट इज बरोइंग। और बोरिंग मतलब वो खोद देते हैं रॉक्स को, राइट। सो ऑल दिस प्रोसेसेस कम अंडर बायोटर्बेशन, क्लियर है क्या ये चीज सभी लोग। बरोइंग बता देता हूँ, ऑर्थिजेनेसिस भी एक बार मैं बता देता हूँ टू रिमूव द कंफ्यूजन, ठीक है। देखो ऑर्थिजेनेसिस एक बार आपको सुन लो, ऑर्थिजेनेसिस क्या होता है कि जहां पर रॉक है वहीं पे ड्यू टू सम केमिकल एक्टिविटी नए मिनरल्स का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, दैट इज ऑर्थिजेनेसिस। और ऑन द अदर हैंड एक होता है एलोजेनिक सेडिमेंट्स, जैसा कि शीतल ने बताया,
तो एलोजेनिक में क्या होता है कि प्लास्टिक सेडिमेंट्स कहीं और से आके डिपॉजिट होते हैं। सो ये थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। ऑर्थिजेनेसिस में वहीं पर ड्यू टू सम केमिकल एक्टिविटी न्यू मिनरल्स आर गेटिंग क्रिस्टलाइज्ड ड्यूरिंग डाइजेनेसिस। एलोजेनिक में they are weathered somewhere else and they are deposited somewhere else, they were transported from there, ठीक है। then there is bioturbation. Bioturbation क्या होता है शीतल? it is taking place due to some biological phenomena या biological species such as animals. So animals give rise to the ऑल्टरेशन ऑफ सेडिमेंट्स ड्यूरिंग डायजेनेसिस। देखो डायजेनेसिस के टाइम पे क्या है कि रॉक काफी इनकॉम्पिटेंट होता है। जब तक उसका कंसोलिडेशन नहीं हुआ तो उसमें कोई भी चेंज करना काफी आसान होता है। सो इवन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और even the humans can alter that rock, but of course we cannot reach out there, or we cannot be there at the time of formation or diagenesis of rock. So but organisms can. So generally burrowing and boring by organisms leads to bioturbation. तो burrowing क्या होता है? हिंदी में बरोइंग का मतलब होता है बिल, शीतल। मतलब अगर आपने देखा होगा जानवर सैंडस्टोन में या सैंड में अपने बिल बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं उसको खोद के, उसको बरोइंग बोलते हैं। और बोरिंग बेसिकली खाने के लिए या किसी चीज के लिए जब वो कोई पैसेज बनाते हैं सब सरफेस में, उसको बोरिंग बोलते हैं। क्लियर है? फिजिकल वेदरिंग, यस फिजिकल वेदरिंग हो सकती है ऑर्गेनिजम्स की वजह से, दैट लीड्स टू द burrowing and boring. Holes, yes, holes basically developed by organisms. क्लियर है सभी को क्या? ठीक है। अब देखो अगर ऑर्गेनिजम्स वहां पर है तो एक और चीज हो सकती है कि कुछ मिनरल्स जैसे कुछ एनिमल्स जैसे मैंने बताया दे सीक्रेट कैल्साइट, दे सीक्रेट सिलिका। तो अगेन अगर उन्होंने वहां सीक्रेट किया या वहां पर दे डिकम्पोज तो दे कैन अगेन गिव अस द सीमेंट फॉर दैट रॉक, राइट। सो ऑल दीज प्रोसेसेस गो हैंड इन हैंड एंड दे साइमल्टेनियसली टेक प्लेस टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ सैंडस्टोन। क्लियर है सभी को? सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का क्लासिफिकेशन, सैंडस्टोन का मॉर्फोलॉजी और उसका डायजेनेसिस प्रोसेस। क्लियर है? ये चीज सब ध्यान में रखना है आपको, इससे क्वेश्चन पूछे गए। सो दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। ओके चलो, लास्ट आता है क्लास्टिक रॉक्स में मड रॉक्स और आर्जिलाइट्स। ये देखे थे हमने। मड रॉक्स क्या होते हैं? जो सिल्ट साइज पार्टिकल और क्ले साइज पार्टिकल से मिलके बनते हैं, उनको बोलते हैं मड रॉक्स। और आर्जिलेशियस रॉक्स तो उनको आर्जिलाइट्स बोलते हैं। जैसे रुडेशियस रॉक्स को रूडाइट्स बोलते हैं, आर्जिलेशियस रॉक्स को आर्जिलाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो mud rocks are fine grained sedimentary rocks consisting of mostly silt and clay sized fragments. क्लियर है? अब इनका क्लासिफिकेशन जो है दो चीजों पे होता है, एक तो साइज ऑफ ग्रेन्स पे और दूसरा फिसिलिटी ऑफ रॉक पे। नाउ फिसिलिटी इज अनदर important phenomena while talking about mud rocks और बेसिकली शेल्स। शेल्स बेसिकली क्ले रॉक्स होती है, फाइन ग्रेन रॉक्स होती है, ठीक है। फिसिलिटी, फिसिलिटी क्या होता है? इट इज एन ability of a rock to break into thin sheets along bedding plane। देखो बेडिंग प्लेन क्या होता है? यस, सेपरेटिंग इनटू थिन शीट्स। बेडिंग प्लेन बेसिकली क्या होता है? वेयर टू बेड्स मीट। और बेड्स क्या होते हैं? बेड्स आर नथिंग बट टू लेयर्स हैविंग सम डिफरेंशिएशन फीचर। कुछ कॉम्पोजिशनल, कलर, टेक्सचर, साइज, शेप, कोई भी डिफरेंस की वजह से हम दो लेयर डिफाइन करते हैं जिनको बेड्स बोलते हैं। और वो दो बेड्स जहां मीट करते हैं वो बेडिंग प्लेन होता है, ठीक है। और वो प्लेन वीक प्लेन होता है, ठीक है। अगर किसी रॉक को तोड़ने की कोशिश करोगे तो ऑफकोर्स वो वीक जोन के अलॉन्ग टूटेगा एंड दैट इज द बेडिंग प्लेन। तो फिसिलिटी वही एबिलिटी है रॉक की जो बेडिंग प्लेन के अलॉन्ग रॉक को थिन शीट्स में डिवाइड कर दे। क्लियर है? और फिसिलिटी मड रॉक्स में क्यों देखी जाती है? क्योंकि ये बनते क्ले मिनरल्स से। और क्ले मिनरल्स होते हैं स्ट्रेच्ड मिनरल्स या प्लेटी मिनरल्स, ठीक है। इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। तो वो जब बनाते हैं रॉक तो वो अपना लैटिस स्ट्रक्चर नहीं छोड़ते, मतलब बेसिकली वो अपने लैटिस स्ट्रक्चर को ही डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं रॉक में। तो प्लेटी स्ट्रक्चर ही होता है शेल का और फिर वो फिसिलिटी शो करता है।
ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन देखो, अगर किसी रॉक में सिल्ट साइज पार्टिकल्स ज्यादा है, मतलब 2/3 ऑफ दैट रॉक हैविंग सिल्ट ग्रेन साइज, तो उस रॉक को सिल्ट शेल बोलेंगे। और सिल्ट शेल कब बोलेंगे? जब वो फिसाइल है रॉक, राइट, उसमें मतलब बेडिंग प्लेन्स है। अगर उसमें नहीं है, उसमें क्या बोलेंगे, उसमें लैमिनेशंस नहीं है, तो वो सिल्ट स्टोन हो जाएगा। ठीक है, तो दैट विल बी अ नॉन फिसाइल रॉक। क्लियर है ये क्लासिफिकेशन? दूसरा, अगर उसमें सिल्ट पार्टिकल्स पहले से कम है और क्ले ज्यादा है, तो दैट विल बी मड शेल इफ इट इज फिसाइल, एंड मड स्टोन इफ इट इज नॉन फिसाइल। और अगर क्ले कंटेंट ज्यादा है, तो दैट विल बी क्ले शेल और नॉन फिसाइल इन क्ले स्टोन। क्लियर है क्या ये चीज सभी लोग को? क्लियर है? मड रॉक समझ आया क्या है? शेल इज फिसाइल, सो वी यूज कॉमन टर्म। यस, शेल इज फिसाइल, इसलिए फिसाइल रॉक को डिफाइन करने के लिए हम शेल यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर देखो, दो दो कंपोनेंट है इसके, एक शेल एक सिल्ट। तो सिल्ट क्या बता रहा है? उसके ग्रेन साइज के बारे में। और शेल क्या बता रहा है? कि रॉक फिसाइल है। ठीक है, सेम सिल्ट यहाँ बता रहा है उसके ग्रेन साइज के बारे में, और स्टोन बता रहा है कि वो रॉक फिसाइल नहीं है, वो जस्ट नॉन फिसाइल रॉक है। ठीक है, ऐसे ही मड है और ऐसे ही क्ले स्टोन है। क्लियर है? तो शेल इज द मोस्ट कॉमन फिसाइल रॉक। और वाई? बिकॉज इट इज अबंडेंट इन क्ले, और क्ले जो होते हैं वो स्ट्रेच्ड प्लेटी मिनरल्स होते हैं, इसलिए। क्लियर है ये चीज? अब देखो, क्ले मिनरल्स, जैसा मैं बोल रहा था, टेक्सचर्स की अगर बात करें मड रॉक्स की, तो ग्रेन शेप है पहली चीज, जिसमें क्ले मिनरल्स आर जनरली एंगुलर एंड शीट लाइक। ठीक है, और ऑफ कोर्स दे आर लिटिल राउंडिंग एज वेल। नाउ यू सी, लिटिल राउंडिंग क्यों है, इसको भी समझने की कोशिश करना। देखो, ये चीज हमको पता है कि क्ले मिनरल्स आर स्मॉल इन साइज, और मैंने पहले ही बताया था कि इफ दे आर स्मॉल इन साइज, दे आर केपेबल टू गेट ट्रांसपोर्टेड इन सस्पेंशन फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट। तो अगर वो ज्यादा समय तक सस्पेंशन में रहते हैं, उनका अब्रेशन नहीं होता है, अगर वो सरफेस पे आएंगे ही नहीं बेड रॉक पे, तो उनका अब्रेशन भी नहीं होगा, सो दे आर लिटिल राउंडेड। क्लियर है ये चीज? दिस आंसर्स योर क्वेश्चन कौशिक। आप बोल रहे थे कि कौशिक, कॉन्ग्लोमरेट्स राउंडेड क्यों होते हैं जबकि वो जल्दी ही हमको मिल जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। उसका आंसर भी यही है, क्योंकि देखो कॉन्ग्लोमरेट्स हैवी है, ठीक है, तो वो जल्दी, वो पहली बात तो सस्पेंशन में रहेंगे नहीं, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? या तो सॉल्टेशन से होगा, नहीं तो बेड लोड से या स्लाइडिंग से होगा। क्लियर है? तो स्लाइडिंग से कितना भी ज्यादा दूर नहीं भी जाएंगे, तब भी वो जितने एंगुलर पहले थे उससे तो राउंडेड होंगे ना, राइट। इसलिए वो हमको स्टार्टिंग में मिलते हैं और राउंडेड मिलते हैं। क्लियर है ये चीज कौशिक? अभी आपको डाउट क्लियर हुआ आपका कि एलुवियल फैंस में कॉन्ग्लोमरेट्स क्यों मिलते हैं? ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने के बावजूद भी राउंडेड क्यों है? क्योंकि दे आर कंटिन्यूसली गेटिंग एब्रेडेड एज वेल। अगर वो कंटिन्यूसली बेड के अलोंग रोल करते हुए या स्किप करते हुए जाएंगे, तो दे विल गेट इरोडेड ना, अनलाइक finer particles which will remain in suspension for a longer time, hence they will be little rounded. क्लियर है ये चीज? दूसरी चीज, फैसिलिटी, ऑफ कोर्स मड रॉक्स में फैसिलिटी होती है, एंड जितने ज्यादा क्ले मिनरल होंगे उतनी ज्यादा फैसिलिटी होगी। ये चीज तो क्लियर है, क्योंकि जितने ज्यादा क्ले मिनरल उतने ज्यादा शीट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, उतना ही फिसाइल होगी रॉक। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लेमिनेशन। मड रॉक्स आर वेल लेमिनेटेड। और लेमिनेशन क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट लिथो लिथोग्राफिक यूनिट या लिथोलॉजिक यूनिट, जो कि लेस देन 1 सेंटीमीटर थिक होती है, एंड देयर आर पैरेलल लेयर्स। लेमिनेशन आपको पता है, राइट? देयर इज दिस सुपर ग्रुप, ग्रुप मेंबर, बेड, और फिर लेमिनेशन, राइट। क्लियर है? कलर की जहां तक बात है, मड रॉक की बात करें, तो कलर इसका मोस्टली ग्रे ब्लैक होता है, या फिर कुछ रॉक्स रेड ब्राउन येलो ग्रीन कलर भी शो करते हैं। कलर इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मिनरोलॉजी में बात करें, तो ऑफकोर्स उसमें क्ले मिनरल्स ज्यादा होंगे,
और क्ले मिनरल्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? इलाइट, स्मेक्टाइट और केओलिनाइट. These three minerals are important as far as the mineralogy is concerned, and around 60% of mud rocks is clay minerals. ठीक है, मतलब काफी अबंडेंट होते हैं. और क्वार्ट्ज होगा, फेल्डस्पार होगा, कार्बोनेट्स और अदर माइनर मिनरल्स विल बी देयर. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मड रॉक्स रिप्रेजेंट मैच्योर सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड इन लो एनर्जी एनवायरमेंट. ठीक है. ऐसा क्यों है? देखो, लो एनर्जी एनवायरमेंट में क्या होता है कि दे गेट इनफ टाइम टू गेट डिपॉजिटेड इन अ बेसिन. क्लियर है ये चीज? लो एनवायरमेंट का मतलब यहाँ पर कहने का यही है कि जब लो एनर्जी एनवायरमेंट होगा, सो दे विल गेट इनफ टाइम टू गेट प्रेसिपिटेटेड इन अ बेसिन. इसलिए मड रॉक रिप्रेजेंट करते हैं कि लो एनर्जी एनवायरमेंट में डिपॉजिट हुआ. तो ऐसे एनर्जी एनवायरमेंट हमको कहाँ मिल सकते हैं? एबाइसल प्लेन हो गया ओशन का. एबाइसल प्लेन जानते हैं आप लोग क्या होता है? सुना है कभी नाम? देखो, एबाइसल प्लेन क्या होता है? बॉटम ऑफ ओशन. यस, ओशन का बॉटम मोस्ट पार्ट होता है जो कि फ्लैट होता है. ठीक है, जो फ्लैट पार्ट होता है ओशन का सबसे बॉटम, उसका अबाइसल प्लेन बोलते हैं. तो वो बहुत शांत एरिया होता है, मतलब वहाँ वेव्स का इफेक्ट भी नहीं होता है, वहाँ कोई स्टॉर्म एक्टिविटी है कुछ भी नहीं होती है. सो दैट इज अ वेरी लो एनर्जी एनवायरनमेंट. तो वेयर देयर वी कैन फाइंड मड रॉक्स. दूसरा हो गया डिस्टल एंड ऑफ डेल्टास. डेल्टास फॉर्म होते हैं, डेल्टा के भी फ्रंट डेल्टा पे नहीं, मतलब बहुत डिस्टल पार्ट में दूर जाके जो एनवायरमेंट शांत होता है वहां मिल सकते हैं. क्वाइट लेक्स में मिल सकते हैं, स्वम्स में मिल सकते हैं, या फिर विंड ब्लोन डस्ट भी हमको मिल सकता है. ये हमने पढ़ा था जियोमॉर्फोलॉजी में. विंड ब्लोन डस्ट इज अ लॉइस डिपॉजिट ऑफ सिल्ट मेनली. प्रोग्रेड डेल्टा, देखो डेल्टा ऐसा होता है, तो यहाँ डिस्टल पार्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा वो. विंड ब्लोन डस्ट हमने पढ़ा था, राइट, लोएस्ट, जिसमें जनरली सिल्ट डिपॉजिट हमने बताए थे, तो वही मडरॉक होता है हमने बोला. तो ये भी एक डिपॉजिट है. सो दीज आर फेवरेबल साइट्स फॉर डिपोजिशन ऑफ मडरॉक्स. क्लियर है कहाँ पर मडरॉक्स मिल सकती है और क्यों मिलती है? क्योंकि देर आर लो एनर्जी एनवायरमेंट्स. हेट्रोजीनियस सिल्ट एंड क्ले, यही हमने बोला था. एंड दे कैन गो अप टू अराउंड 300 मीटर्स और सो, मतलब काफी बड़े डिपॉजिट भी हमने देखे हैं लोएस के. और ये विंड ब्लोन डस्ट की वजह से बनते हैं. काफी फाइन पार्टिकल्स है, so they get transported in suspension for a longer time, and when the energy decreases, when there is low energy environment, तो वो डिपोजिशन होता है और उसको लोएस्ट बोलते हैं. क्लियर है? सो दिस वाज अबाउट द क्लास्टिक रॉक्स. हमने सारी क्लास्टिक रॉक डिटेल में पढ़ी, कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, मड रॉक्स. अभी तक कोई डाउट है किसी में? नेक्स्ट क्लास में हम नॉन क्लास्टिक शुरू करेंगे, उससे पहले अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. अभी तक मैंने जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट है क्या? जस्ट लेट मी नो. हडन वेंटवर्थ स्केल पढ़ा, फाइव स्केल पढ़ा, राइट. प्लास्टिक रॉक्स पढ़ी हमने, टेक्सचर्स पढ़े. इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. रिवाइज करें इसको. और क्वेश्चंस अभी हम करते हैं. सॉल्यूशन आप डायजेनेसिस से पूछ रहे हैं शीतल? ओके, सॉल्यूशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो डायजेनेसिस प्रोसेस में था. देखो कौशिक, अभी हम बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है. सॉल्यूशन में बेसिकली मैंने क्या बोला था? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग मिनरल मैटर. सॉल्यूशन इज नथिंग बट, देखो थोड़ा सा एसिडिक वाटर होता है, उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कैल्साइट हो गया, जिप्सम हो गया, डोलोमाइट हो गया. ठीक है, ये सब डिसॉल्व कर जाते हैं थोड़े से एसिडिक वाटर में. तो जब वो डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में बेसिकली मिनरल्स मिक्स हो गए. अब वो कॉम्पेक्शन चल रहा है ऊपर से, तो दैट वाटर विल मूव आउट. एंड वाइल मूविंग आउट वो प्रेसिपिटेशन भी तो कर सकते हैं. सो व्हेन दे विल प्रेसिपिटेट दोज मिनरल्स, दोज डिसॉल्व्ड मैटर, दैट विल एक्ट एज द सीमेंट फॉर सेडिमेंट्री रॉक्स. क्लियर है ये चीज? समझ आया अभी आपको सोल्यूशन में क्या हो रहा है? फिर एक प्रोसेस आता है जहां ग्रेन्स डिसॉल्व करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रेशर सोल्यूशन. प्रेशर सोल्यूशन अगर अभी नहीं से भी समझ आ रहा है तो जस्ट डोंट वरी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम डिसजंक्टिव क्लीवेज पढ़ेंगे. वहां हम क्या बोलते हैं कि कोई ग्रेन है, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर लग रहा है इस पे,
जिसको सिग्मा 1 बोलते हैं। तो क्या होता है कि ड्यू टू दिस प्रेशर, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट क्या होता है, मूव करके इधर चला जाता है, मतलब अपने आप को डिसॉल्व होने से बचाने के लिए इट विल मूव अवे। बट इसके ऊपर जो भी पार्ट है, इनकॉम्पिटेंट पार्ट है, वो डिसॉल्व हो जाता है, तो उसको प्रेशर सोल्यूशन बोलते हैं, प्रेशर शेडो बनता है यहाँ पे। ऑल दीज थिंग्स विल कम इन स्ट्रक्चरल, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आप सोल्यूशन समझे क्या होता है, इट इज डिसोल्यूशन ऑफ द ग्रेन्स, ठीक है, ड्यू टू सम एसिडिक वाटर और ग्राउंड वाटर। क्लियर है शीतल? ओके, सो अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो कुछ क्वेश्चंस है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि और चीजें क्लियर होंगी। बताएं एट्थ का आंसर। क्लियर है, काफी आसान था, देखते ही आप बता दिए, है ना, क्योंकि शेल में क्ले मिनरल्स होते हैं और जितना ज्यादा क्ले होते हैं उतनी फैसिलिटी ज्यादा होती है रॉक की। सैंडस्टोन में तो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, सिल्ट भी है, बट सिल्ट में क्ले परसेंटेज कम होता है, राइट, ये दोनों मड रॉक्स है, बट शेल में क्ले परसेंटेज ज्यादा होता है, इसलिए नहीं होगा। दीपक, ए नहीं होगा आंसर, सी होगा, राइट। आई थिंक शायद आप नेक्स्ट का बता रहे होंगे, बट जस्ट फर्स्ट वाला खत्म हो जाए। और लाइमस्टोन तो नॉन कार्बोनेट, नॉन क्लास्टिक रॉक है, ये अभी हमने देखा नहीं, कार्बोनेट रॉक है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेल। नेक्स्ट 25th का आंसर बताएं। सी सी सी। ओके, तो दीपक नेक्स्ट का भी ए तो नहीं है, आप ए किसका बता रहे थे दीपक? नेक्स्ट भी मैंने बताया ना, कॉन्ग्लोमरेट जनरली एल्यूवियल फैंस में मिलते हैं हमें, राइट, तो ये चीज भी क्लियर है। 18th का बताएं, ये अडन वेंटवर्थ स्केल से है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ग्रेन साइज बताना है, मतलब ज्यादा से कम की तरफ, इसका भी सी है। ओके, लेट्स सी। बोल्डर, पेबल, सिल्ट और सैंड, नहीं ये गलत है, सिल्ट सैंड से पहले नहीं आ सकता, राइट। ग्रेन्यूल, पेबल, ये भी गलत है, ग्रेन्यूल पेबल से पहले नहीं आ सकता। कॉबल, ग्रेन्यूल, सिल्ट और क्ले, ये सही है। और फिर ग्रेन्यूल, पेबल, ये फिर गलत है, ग्रेन्यूल पेबल से पहले नहीं आ सकता। क्लियर है ये चीज? कहाँ पर गलती थी ये भी आपको देखना है, ठीक है, कौन सा सीक्वेंस गलत। हाँ, ये 2020 का है, मैंने ये डिस्कस भी किया था मेरे वीडियो में, मैंने ग्रुप पे वीडियो का लिंक भेजा था, आप लोगों ने देखा वो? मतलब अगर आपको 2020 में कोई डाउट है तो आप सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन वहां पर हुआ है, आप देख सकते हैं, वो 2 पार्ट में वीडियो है, ठीक है। चलो, हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये मैंने डिस्कस नहीं किया है। एक होता है वेटेड मीन साइज। देखो, वेटेड मीन एक जनरल टेक्निक है, जनरल मेथड है, जो हम मैथ्स में काफी यूज करते हैं, तो इसलिए इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम द डेटा शोन इन द टेबल, द वेटेड मीन साइज ऑफ द सेडिमेंट पॉपुलेशन इज। तो हमको कुछ सेडिमेंट्स दिए हुए हैं अलग अलग साइज के, जिसमें 4, 20, 40, 60 माइक्रोमीटर में ग्रेन साइज दिया है, और हमने क्या किया, इनका वेट ले लिया, मतलब इनका वेट भी दिया है हमको ग्राम्स में, कि इतने साइज के पार्टिकल 50 ग्राम्स है, 20 माइक्रोमीटर के 75 है, सो लाइक दैट। अब हमको एक वेटेड मीन साइज बोल बताना है, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, क्या होता है, समेशन ग्रेन साइज मल्टीप्लाई बाय इट्स वेट डिवाइड बाय समेशन वेट। तो ये करने से आपको मिल जाएगा वेटेड मीन साइज। ये समेशन का मतलब समझते हैं आप, this multiply by this plus this multiply by this plus this multiply by this multiply by this, ये हो गया, डिवाइड बाय टोटल समेशन ऑफ वेट, उसको यहाँ डिवाइड कर दें तो आपको मिल जाएगा वेटेड मीन साइज। अगर ये प्रोसेस क्लियर है तो आप इसका मुझे सॉल्व करके आंसर बताएं, टेक योर टाइम। समझ आया सभी को मेथड कैसे करते हैं? ये चीज आप ध्यान रखें, आगे भी काम आ सकती है, और जियोलॉजी में भी जब हम पढ़ते हैं तो ये चीज यूज करते हैं। आंसर बताएं मुझे। वेट इन ग्राम, यस। दिस इज नॉट एफ, दिस इज टी, सुना है, दिस इज टी, सॉरी, वेट।
This is grain size GS into weight. Summation of that divided by summation of weight. तो समेशन मैं आपके लिए कर देता हूँ यहाँ, इसका समेशन होगा 300, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होगा 200, ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 5000 आई गेस, राइट। 125 इंटू 4 इज 500, यस 5000, और ये हो जाएगा 3000। क्लियर है क्या सभी का? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? सो अब इनको ऐड करना है, 200, 500, नहीं 1500, सॉरी 1700 and 8000, so it becomes 97,000, sorry 9700 डिवाइड बाय 300। तो बस ये करना है आपको। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर बताओ। राइट, सही आंसर 32.33। आपको करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस लिखना है तो 33 लिखते हैं। क्लियर है सभी का? आ गया? कौशिक आपका भी आ गया? समझ आया कैसे निकालना है ये भी 2020 का ही सवाल है। चलो, समझ आया सभी को? तो चलो ये दोनों क्वेश्चंस भी करें आप। 44 का आंसर बताओ। बस 44 करें, नेक्स्ट 28 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, इन सेडिमेंट्री रॉक द डायमीटर्स ऑफ टू ग्रेन्स ए एंड बी आर 15 and 35 respectively. The difference in diameters between A and B is, नहीं सुना है? 32.33 आएगा ना। दिस इज 9700 एंड दिस इज 300, तो ये तो ऐसे ही कट गया, और दिस विल बी 32.33, ये सही है। 323 नहीं आएगा, सुना है, जस्ट चेक, ठीक है। देखो अब यहाँ क्या बोला है, आपको दो ग्रेन्स है ए और बी, उनका फाइव स्केल में साइज दिया है, ए का 15 है, बी का 35 है। आपको मिलीमीटर में उनके डायमीटर का डिफरेंस बताना है, ठीक है। मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ फाइव स्केल का। फाइव इज इक्वल टू माइनस लॉग डी बेस टू। क्लियर है? यही फॉर्मूला है। आपको फाइव ए का दिया है, फाइव बी का दिया है, 1535, आपको डिफरेंस बताना है ए और बी का। आसान सवाल है, बताएं आप लोग। ये 15 और 35 का मतलब है ये 1 है, और नेक्स्ट बी के लिए 3 है। ए के लिए निकालते हैं, चलो डी पहले। तो ए के लिए हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग डी बेस टू। तो यहाँ से डी क्या आ जाएगा? 1/2। ये चीज क्लियर है क्या सभी को? यहाँ तक पहुंचे कोई? सोनाई, कौशिक, शीतल, कोई भी? दीपक? डी ए के लिए आ गया 1/2। चलो बी के लिए निकालते हैं। बी के लिए दिया है 3। 3 इज इक्वल टू माइनस लॉग डी बेस टू। एग्जैक्टली, यूर राइट शीतल। तो बी के लिए डी आ जाएगा 2 raised to the power -3, विच इज नथिंग बट 1/8। तो बस आप इसका डिफरेंस बता दें, ए माइनस बी का, 1/2 माइनस 1/8 कितना हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। सही है क्या? तो 3/8 हो जाएगा 0.375।
समझ आया सभी को? शीतल, शोनाय, कौशिक, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया? समझ आ गया शोनाय, कौशिक? शीतल, आपका सही है, 1/2 माइनस 1/8, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 3/8। और आपको राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस करना है, सो 0.37 विल बी योर आंसर। क्लियर है? आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फाइव स्केल का, मतलब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उस लॉ की जरूरत नहीं थी कौशिक यहाँ पे। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमें 2 की पावर -3 निकाल सकते हैं हम, राइट? मतलब हमें डी निकालना था ना। आपको ये प्रॉपर्टी तो पता है ना लॉग की? देखो, ये प्रॉपर्टी तो पता है ना आपको? लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू एक्स है अगर, तो एन को हम लिख सकते हैं a की पावर x। ये चीज पता है कि नहीं कौशिक आपको? लॉग पढ़ा है आप लोगों ने, राइट? तो बस हमने यही किया ना यहाँ पे। हमको डी निकालना था, बेस 2 था, और एक्स हमको दिया था -1 फर्स्ट केस में। -1 नहीं, सॉरी, +1 था, माइनस यहाँ था। तो बस डी हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, मतलब इस मेथड से। क्या हो जाएगा? जो बेस है विच इज 2, उसकी पावर में चल जाएगी ये वैल्यू विच इज -1। तो डी आ गया 2:-1। तो आप समझ रहे कौशिक, इस वाले प्रॉपर्टी की हमको जरूरत नहीं पड़ी अभी यहाँ पे। वो तब पड़ती जब हमको डी जो है वो कुछ एब्सर्ड सा दिया होता, जैसे शोनाई ने पूछा था कि डी अगर 10 दिया है तो क्या करें, राइट? उस केस में आप लॉग बेस चेंज कर सकते हैं टू गेट योर आंसर। अभी हमको उसकी जरूरत नहीं थी। क्लियर है? सो लेट्स कॉल दिस क्लास ऑफ फॉर टुडे।